नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। आज हम बात करेंगे वही टॉपिक जो आप सबको बहुत पसंद है, बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, और वो है डीक्लटरिंग की। जब हम डीक्लटरिंग की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में फैंसी कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे कि मारियो कोंडो के तरीके या वेस्टर्न मिनिमलिज्म के तरीके। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी दादा दादी, नाना नानी के संदूकों के में छिपे हुए जो रहस्य हैं वो शेयर करने वाली हूँ। हमारे भारतीय घरों में डीक्लटरिंग सिर्फ सफाई नहीं थी। मैं अपनी दादी के बारे में आज आपसे शेयर करूंगी। ये एक जीवन दर्शन था, जीवन की एक फिलॉसफी थी, एक आध्यात्मिक अभ्यास था। ये हमारे रिश्तों को, हमारे सम्मान और हमारी बचत से जुड़ा हुआ था। आज जब मैं अपनी दादी के बारे में सोचती हूँ तो वो डिक्लटरिंग कैसे करती थी, उनकी जो तरीका था, सोचने का तरीका था, इसको अपनी जिंदगी में लागू करने का तरीका था, जिससे हमारा घर, मेरी दादी का घर ऐसा लगता था 5 स्टार होटल है 24 घंटे। क्योंकि वो उस चीज को अपना के, बोलती बहुत कम थी लेकिन उसको अपना के अपने घर को साफ रखना और उसको हारमोनियस वे में रखना उनकी अद्भुत एक कला थी। तो पहली चीज या पहला नियम जो वो फॉलो करती थी, वो ये कहती थी, उपयोग का सम्मान करो, फेंकने का नहीं। रिस्पेक्ट द यूज, नॉट द डिस्पोजेबिलिटी। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का अंतिम उपयोग किए बिना उसे फेंकना जो है ना, वो पाप है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ। आजकल क्या होता है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, थोड़े दिन के बाद उसको यूज करते हैं या फिर फेंक देते हैं। लेकिन मेरी दादी जी इसको क्लटर नहीं मानती थी। उनका रीसाइक्लिंग पे जो फोकस था ना, वो एक अनदर लेवल पे था। जैसे कि अगर वो उनके पुराने कपड़े होते थे, वो फट जाते थे तो वो कुर्ते का कोई क्लीनिंग क्लॉथ बना देती थी, पोचा बना देती थी। हमारे घर में अब मतलब ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, कभी बुआ के बच्चे हुए, कभी मेरी 2 सिस्टर्स हुई, उन सबके जो दूध के डिब्बे के टिन आते थे ना, उन डिब्बों को वो यूज करती थी। और उन डिब्बों को वो ऐसे यूज करती थी कि या तो दाल डाल देती थी, या बेसन डाल देती थी, या मसाले डाल देती थी, या थोड़ी बहुत चीजें, चम्मच हैं पुराने, उनको उनको उन डिब्बों में भर के रखती थी। जब उनका कोई भी पुराना डिब्बा होता था, वो अपने आप को, अगर उसको फेंकना है तो जरूर अपने पास से पूछती थी, क्या मैं इस डिब्बे को किसी तरह से उपयोग कर सकती हूँ। तो मेरी दादी जी नारियल का तेल बाजार से आता था, लेकिन उसमें रतन जोत और उसमें आंवला और शिकाकाई बना के वो उसको उबालती थी। उस जो तेल जब बनता था, जो कढ़ाई में से उबलता था, तो वो कढ़ाई के डिब्बे में कहाँ से जाता था, उसकी कढ़ाई से निकल के किस डिब्बे में जाता था, ये उसी डिब्बे में जाता था जो एक मिल्क टिन होता था, या उस समय एक मदर डेयरी का घी आता था, मुझे याद है, उसके डिब्बे में जाता था। तो किसी भी चीज को तब तक यूज करना जब तक उसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू हमें मिल सकती है, ये उनका एक पहला नियम था। दूसरा उनका नियम जो था वो ये था कि सिर्फ इसलिए किसी चीज को मत रखो क्योंकि ये मुफ्त में मिली है। डोंट कीप इट जस्ट बिकॉज इट वॉज फ्री। ये नियम आज के जमाने के मुफ्त उपहारों पर लेकर पूरी तरह से लागू होता है। दादी एक बात कहती थी, जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है वो तुम्हारे घर में जगह घेरती है और तुम्हें भारी करती है। हम अपने दादी जी को बीजी कहा करते थे। बीजी कहते थे, पंजाबी में कहते थे, मैनू वो चीज नहीं दिखनी जिदा मेरे घर च लोड़ नहीं हैगी। मेरे को वो चीज नहीं देखनी जिसकी मेरे घर में जरूरत नहीं है, चाहे वो मुफ्त ही क्यों नहीं आई है। हम अक्सर शादी के कार्ड्स बचा के रखते हैं, मिली हुई छोटी की शैम्पू की बोतलें रखेंगे, किसी कंपनी के प्रमोशन का कोई मटेरियल आया उसको रखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे मैं इसे यूज करूंगी। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो पैसे की बर्बादी है, लेकिन ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ये जगह और मानसिक शांति जो है आपकी बढ़ाती है, तो उसका जो मूल्य है ना, वो अमूल्य है। डीजी कहते थे कि इमोशनल वैल्यू चीजों को रखो, जिस चीज से आपका दिल खुश होता है। कोई फोटो है, कोई आपने किसी ने आपने कोई कभी कोई ड्रेस खरीदी या पर्स है, उसको रखो बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच टू इट। बट द थिंग्स दैट आर ओनली क्रिएटिंग क्लटर फॉर यू, इवन इफ दे आर फ्री, जस्ट थ्रो देम अवे। आज सुबह की ही बात है,
मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सुंदर मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में अपने स्पीकर की तरह जाती हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर एक जापानीज टी सेट दिया। कुछ दिन पहले मैंने ये सोचा कि मैं जो मसाला चाय बनाते हैं ना, वो तो मैं पीना बंद कर दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू इवन हैव कॉफी। इफ आई हैव ब्लैक कॉफी और इफ आई हैव ब्लैक टी, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू डू। तो वो टी सेट आज की तारीख में मेरे लिए यूजलेस हो गया। तो मैंने आज वो टी सेट गिफ्ट रैप करके अपनी फ्रेंड को दिया और ये बताया कि मुझे मिला था, मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू यूज इट। अब तीसरी चीज जो दादी कहती थी वो ये था अत्यधिक स्टॉक के बारे में। आजकल ऑनलाइन सेल देखकर हम एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार, 10 चीजें खरीदते हैं और हमें ये आदत पड़ गई है। चाहे वो आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे कपड़े हो, सब कुछ इतना ज्यादा खरीद लिया जाता है कि आधा तो इस्तेमाल होने से पहले ही खराब हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है। तो दादी के समय में, बीजी के समय विच, जैसा बीजी कहते थे, भोजन का सम्मान किया जाता था। ये देखा जाता था कि जो भी हम खरीद रहे हैं उसको हम कितने इतने लिमिटेड टाइम में यूज कर लेंगे और अगर हम इसको यूज कर लेंगे तब हम नई चीज लेके आएंगे। तो पैसे को ब्लॉक नहीं करना। अगर 5 किलो आटे की जरूरत है तो 25 किलो आटा लेके नहीं जाना, क्योंकि अगर हम उसको लेके आएंगे तो भोजन की बर्बादी होगी, जिसको वो अपने टाइम में मानती थी कि उससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। वो इसलिए कहती थी क्योंकि शी वॉज द प्रोडक्ट ऑफ पार्टीशन। उन्होंने पार्टीशन में, वो पाकिस्तान में रहते थे, जो अब पाकिस्तान है, पहले भारत था, पाकिस्तान में रहते थे। जब वो इंडिया आए पार्टीशन के टाइम में अपना सब कुछ गवा बैठ के आए थे, तो उनको एक चावल के दाने की कीमत भी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। तो ये कहती थी एक चीज खत्म होगी तो मैं नई चीज लेके आऊंगी, उनका ये नियम था। सिर्फ वही चीजें आप स्टॉक करें जो जल्द ही इस्तेमाल होने वाली हैं। अपने घर को एक छोटा सुपरमार्केट मानने की जरूरत नहीं है, उसको एक शांत घर बनाने की जरूरत है। उनका नियम नंबर 4, हर चीज की घर में एक जगह है। एवरीथिंग इन द हाउस हैज अ डेजिग्नेटेड प्लेस। चाहे वो चाबियां हो, चाहे वो रबर बैंड हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे वो पर्स हो, हर जगह की एक स्पेस थी जहां पे वो सामान रखती थी। और मजे की बात है कि उनका घर ज्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन घर बहुत ऑर्गेनाइज था। वो कहती थी अगर चीजों का घर तय नहीं है तो वो सड़कों पर भटकती रहेंगी। सोचिए, हम अपनी चाबियां, कैंची, चश्मा, पेन क्यों ढूंढ नहीं पाते हैं? क्योंकि उनकी जगह तय नहीं है। जब वे इस्तेमाल करने के बाद वापस अपनी जगह पर नहीं रखी जाती ना, तो घर में अव्यवस्था का जाल बुनना शुरू हो जाता है। ये आपको रोज तनाव देता है, ये आपके मन की शांति बर्बाद करता है और आपको फ्रस्ट्रेट करता है। दादी की हल अलमारी में चीजों की एक जगह तय थी, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो पूजा का सामान हो, चाहे तौलिया था, जो भी था, शी हैड अ स्पेसिफिक स्पेस फॉर एवरीथिंग। और वो ये कहती थी कि अपनी घर की हर छोटी चीज के लिए एक घर निर्धारित करो, इस्तेमाल के बाद उस चीज को वापस उसके घर में रख दो। ये आदत डालना जरूरी है। ये सबसे आसान डिक्लटरिंग है, क्योंकि ये साफ करने के बजाय चीजों को ऑर्गेनाइज रखता है। तो क्या आपके घर की हर चीज की एक स्पेसिफिक स्पेस है? और अगर स्पेस नहीं है तो वो ही एक चीज है जो घूमेगी हमेशा, और उसी को ढूंढने में आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, और शायद बहुत बड़ा चांस है कि आप उसको नया ले आएंगे क्योंकि पुरानी वाली तो मिली नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कहां रख दी। 5वां नियम, लर्न द इमोशनल आर्ट ऑफ लेटिंग गो। भावनात्मक रूप से चीजों को छोड़ना सीखें। उस चीजों को रखें जिसमें आपको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू उस चीज से ज्यादा मिलती है। डीक्लटरिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा ये होता है कि हम चीजों को फेंक नहीं पाते। हम सोचते हैं ये बुआ ने दिया था, ये चाची ने दिया था, ये बहुत महंगा था, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगी। दादी हमें समझ आती थी, बीजी ने कहना सानू कि समान जेड़ा हैगा ना ओदी इज्जत करो तो डी इज्जत करेगा। मतलब कि जो भी सामान है ना, जो भी सामान है तुम्हारे घर में उसकी इज्जत करो, वो तुम्हें इज्जत देगा। जो नहीं यूज कर रहे ना उसको त्याग दो।
पुरानी चीजों को त्याग दो। वे पुरानी अच्छी स्थिति वाले कपड़ों को जरूरतमंद लोगों में दान कर देती थी। किसी भी चीज को छोड़ने से पहले ये कंसेप्ट मैंने बहुत साल पहले, जो मेरी दादी बताया करती थी हमको, मैंने बहुत साल पहले मारिया कोंडो को बात करते देखा कि कोई भी चीज जो है ना जिसकी कोई यूज नहीं है आपको, उसको ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट एक्सप्रेस करो और फिर अपने गिल्ट को उसको लेट गो कर दो, बिना गिल्ट के जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ। अपने आप से पूछें, क्या ये चीज मेरे वर्तमान जीवन में कोई मूल्य जोड़ रही है या सिर्फ एक अतीत का बोझ है? अगर ये सिर्फ बोझ है तो सम्मान के साथ उसे छोड़ दें। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग जिनको कहते हैं, जैसे मैं दिस केस में अपनी बीजी की बात कर रही हूँ, कुछ बातें उनमें ऐसी थी, मैं ये नहीं कह रही है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल या लॉ है, लेकिन मैंने देखा है उनको अपनी जिंदगी जीने के कुछ ऐसे तरीके आते थे कि उन्होंने अपनी अच्छी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया। माई ग्रैंड मदर डाइड व्हेन शी वाज 96 ईयर्स की थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन भी वो 6 किलोमीटर की वॉक करके आई थी। दैट वाज द फिटनेस लेवल ऑफ माई ग्रैंड मदर। और उस दिन ही उन्होंने घर में झाड़ू पोछे लगाए थे। हमारे घर में झाड़ू पोछे करने वाली आती थी, वो सुबह आती थी, बीजी ने शाम को झाड़ू पोछे जरूर लगाने हैं। उनको जितना मर्जी कह लो, जितना मर्जी कह लो, मत करो बीजी, ना करो तुसी, बह जाओ तुसी, बीजी ने नहीं सुनना। तो डीक्लटरिंग का ये जो ट्रेंड है ना, जो आजकल सो कॉल्ड मिनिमलिज्म और ट्रेंड की हम बात करते हैं, ये सदियों पुराना हमारे भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। दादी के ये 5 नियम हम सीखते हैं कि कम चीजें से ज्यादा कैसे खुशी मिलती है, ज्यादा शांति मिलती है और ज्यादा बचत कैसे हो सकती है। इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करना, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप इनको लागू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका घर एक शांति का मंदिर बन गया है। अगर आप डिक्लटरिंग के इमोशनल डिक्लटरिंग पर काम करना चाहते हैं, अपनी डिक्लटरिंग की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और परिवारजन के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं, और मैं उम्मीद रखती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप मेरे से 8106064015 पे व्हाट्सएप मैसेज करके काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं। काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह की हीलिंग की जरूरत है, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, सो एज अ लाइसेंस थेरेपिस्ट एंड कोच मेरा ये काम है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप अपनी डिक्लटरिंग की जर्नी जल्दी ही शुरू करेंगे, और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।